डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है उसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक, और फिर जो सेकंड वीडियो होगी इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें फिर हम 7 से लेकर आगे उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम हाफ शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो बच्चों, सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर में वो है हमारे पास, नेम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपने कोई सी भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास सबसे पहले जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स होती है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नहीं होगा। तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में रीस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है। इसके अलावा आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाले ऑब्जेक्ट्स में उनका जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और ये माइनस का साइन बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ होती है, ठीक है। इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टोटल एनर्जी है वो भी कंजर्व रहती है। एनर्जी इज कंजर्व, यानी कि एनर्जी जो है वो पीरियोडिकली चेंज होती है। आप ये भी कह सकते हैं, एक प्रॉपर्टी है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक है कि एनर्जी पीरियोडिकली चेंज होती है। पीरियोडिकली मतलब काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट जो बच्चों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डज द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो होते हैं, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी उनके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है? बच्चों, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। मसलन पेंडुलम अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो भी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। इसके अलावा मैस अटैच टू स्प्रिंग, ये भी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो कोई भी हार्मोनिक ऑसिलेटर है, चाहे हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो √L/G होता है। और अगर बात की जाए स्प्रिंग सिस्टम की, मैस स्प्रिंग सिस्टम की, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो बराबर होता है 2π√M/K। बच्चों, अब टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज 1 टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी जी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2π√G/L। तो बच्चों, आपको इस रिलेशन में कहीं पर भी एम्पलीट्यूड नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, लेंथ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, पाई है, ठीक है, कहीं पर भी आपको एम्पलीट्यूड नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह से इसका भी अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इसमें भी कहीं आपको कोई एम्पलीट्यूड नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि जितने भी हार्मोनिक ऑसिलेटर, कोई भी हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, समझ आ गया। अब हम चलते हैं जी, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या आइडियल सिंपल पेंडुलम को रियलाइज किया जा सकता है? बच्चों, आइडियल सिंपल पेंडुलम जो होता है उसमें हमारे पास उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें सबसे पहले तो हमारा जो बॉब है, पेंडुलम का जो बॉब है, उसका जो मैस है उसको हम पॉइंट मैस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो बॉब जो है उसको हम पॉइंट मैस कंसिडर करते हैं। नंबर 2, बच्चों, जिस स्ट्रिंग के साथ, जिस रस्सी के साथ हम पेंडुलम को अटैच करते हैं वो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए और उस स्ट्रिंग का कोई वेट नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए जी? स्ट्रिंग होनी चाहिए वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। नंबर 3, जिस सपोर्ट के साथ, जिस जगह पर हमने उस स्ट्रिंग को अटैच करना है वो फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, ठीक है। वो सपोर्ट क्या होनी चाहिए? फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, ठीक है।
इसके अलावा बच्चों जहां आप सिंपल पेंडुलम के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका टाइम पीरियड आप निकाल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो वहां पर एयर फ्रिक्शन भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें रियलाइज़ नहीं की। इसमें हो सकता है कोई एक दो प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम उसको अचीव कर भी लें, लेकिन इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली अचीव करना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि आइडियल सिंपल पेंडुलम जो वो आइडियल है, ठीक है, वो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, उसको रियलाइज नहीं किया जा सकता इस सेंस में कि वो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, ठीक है जी। सो वी कैन नॉट रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और क्यों नहीं होगा, उसकी वजह हमने बता दी कि ये सारी खूबियां रियलिटी में प्रैक्टिकली इन सब को अचीव करना किसी एक ही ऑब्जेक्ट के लिए मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ टाइम इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड। बच्चों अगर हमारे पास कोई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, ठीक है, और वो अपना एक उसकी जो वाइब्रेशन है कंप्लीट करे, तो उस एक वाइब्रेशन में वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, ये डिस्प्लेसमेंट हमने उसके एम्पलीट्यूड की फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं जी सिंपल पेंडुलम की। तो हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम है और बच्चों ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है जी। इसी तरह से एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो बच्चों ये भी एम्पलीट्यूड हो सकता है और ये भी एम्पलीट्यूड हो सकता है, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड को हमने रिप्रेजेंट किया है जी ए के साथ, ठीक है। अब ये देखें कि आपका जो पेंडुलम है, फॉर एग्जांपल यहां से वो अपना एक वाइब्रेशन स्टार्ट करता है, ठीक है, और यहीं पे वो दोबारा से वापस आ जाता है। तो कितना वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, हमने ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की फॉर्म में निकालना है। तो बच्चों ये देखें यहां से यहां तक कितना हो गया, ए प्लस फिर यहां से यहां तक दोबारा ए, ये आगे जाते हुए पेंडुलम का फॉरवर्ड ट्रिप। अब बैकवर्ड ट्रिप भी होगा, ये वापस भी आएगा। तो यहां से यहां तक दोबारा फिर ए, और मीन से दोबारा एक्सट्रीम तक जहां से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया, फिर से ए। तो बच्चों टोटल जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड की फॉर्म में, ठीक है, वो क्या हो गया 4a। तो इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड की फॉर्म में सिंपल पेंडुलम का एक वाइब्रेशन का जो टोटल डिस्टेंस होता है वो एम्पलीट्यूड का 4 गुना होता है, 4 टाइम्स उसका एम्पलीट्यूड। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5, What happens to the period of simple pendulum if its length is doubled? ठीक है, What happens if its mass is double? बच्चों सिंपल पेंडुलम की लेंथ को अगर डबल कर दिया जाए तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। अब आपको पता है कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का ये होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब लेंथ जो है बच्चों, लेंथ को आप कर दें डबल, 2l कर दें, ठीक है। तो ये जो नई लेंथ है उसको मैंने एल प्राइम से रिप्रेजेंट किया है। जब लेंथ चेंज होगी तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। तो जो नया टाइम पीरियड है वो क्या आएगा, नया टाइम पीरियड आएगा t इज इक्वल टू टी प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल प्राइम ओवर जी। तो जो नया टाइम पीरियड है उसको हम टी प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो नई लेंथ है उसको हम एल प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और नई लेंथ किसके बराबर है, 2l के, पुरानी वाली लेंथ का डबल हो गई है, ठीक है। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 पाई एल प्राइम की जगह क्या पुट करेंगे, 2l ओवर जी। बच्चों यहां से अगर इस 2 को अंडर रूट से बाहर निकाला जाए तो बाहर आके ये हो जाएगा अंडर रूट 2, और पीछे हमारे पास फिर वही बचेगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। बच्चों अब जो ये वाला फैक्टर है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, देखें ये किसके बराबर है, ये टी के बराबर है। तो इस सब की जगह क्या आ जाएगा, इन सब की जगह आ जाएगा जी हमारे पास यहाँ पर टी, ठीक है, और यहाँ पर ये वैसे ही रहेगा अंडर रूट 2। तो बच्चों जो नया टाइम पीरियड है वो पुराने वाले टाइम पीरियड का अंडर रूट 2 टाइम्स है, ठीक है। यानी कि जो लेंथ को अगर आप डबल करेंगे तो टाइम पीरियड अंडर रूट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि पुराने वाले टाइम पीरियड को आप अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना चेंज आएगा आपके टाइम पीरियड में लेंथ को डबल करने से। देखें लेंथ को डबल करने से टाइम पीरियड डबल नहीं हुआ, अंडर रूट 2 जो है इसका मतलब डबल नहीं होता, इसका मतलब 2 नहीं होता, अंडर रूट 2 जो है वो लेस देन 2 होता है। तो आप ये कहेंगे कि नया टाइम पीरियड
पुराने वाले टाइम पीरियड से √2 टाइम्स ज्यादा हो गया है जब आप लेंथ को डबल करोगे। इस तरह से आप लेंथ को हाफ कर दोगे अगर, तो टाइम पीरियड पुराने वाले पहले वाले टाइम पीरियड से √2 टाइम्स कम हो जाएगा। उसके बाद बच्चों इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि अगर आप मैथ्स को डबल कर दे तो क्या होगा। अब आप गौर करें, इस फार्मूले में कहीं पर भी आपको मैथ्स नजर नहीं आ रहा, टाइम पीरियड के फार्मूले में कहीं भी मैथ्स नहीं है, ठीक है, ना एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड ना तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है और ना ही मैथ्स पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया बच्चों? इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 6। डज द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन? इज द एक्सेलरेशन एवर जीरो? वो कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए किसी भी ऑसिलेटर का एक्सेलरेशन क्या हमेशा कांस्टेंट रहता है और क्या कभी जीरो भी होता है? बच्चों हमने ये स्टार्ट में लिखा था, ये देखें जी, एक्सेलरेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी डिस्प्लेसमेंट के। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो बच्चों एक्सेलरेशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि जहां जहां डिस्प्लेसमेंट जब जब चेंज होगा उसके साथ साथ एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। बच्चों अगर आप किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल ले लें, मसलन आप एक पेंडुलम ले लें, ठीक है, तो ये एक सिंपल पेंडुलम है जी जो कि एग्जांपल है हार्मोनिक ऑसिलेटर की। आप देखें बच्चों, मेन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है और मेन पोजीशन पर एक्सेलरेशन भी क्या है, ज़ीरो है। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होता है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इसका मतलब पहली बात तो ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ये पहला आंसर है। और दूसरा हमसे तो ये पूछा गया कि क्या एक्सेलरेशन कभी जीरो भी होता है? यस, मेन पोजीशन से गुजरते हुए जो हार्मोनिक ऑसिलेटर, कोई भी हार्मोनिक ऑसिलेटर है, जब वो अपनी मेन पोजीशन से गुजर रहा होता है तो मेन पोजीशन पर उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है बच्चों। उसकी वजह क्या होती है कि मेन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन उस वक्त क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अगले जो क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, What is meant by phase angle? Does it define angle between maximum displacement and the driving force? बच्चों पहला क्वेश्चन है कि फेज एंगल क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा होता है, ठीक है, हमने इस चैप्टर में ये भी पढ़ा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है बोथ आर सेम टाइप ऑफ मोशन। आप यूँ भी कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रोजेक्शन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो बच्चों लेट सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, या रोटेट कर रहा है, तो ये हमारी रेफरेंस लाइन है जिसको हमने एक्स एक्सिस लिया है यहाँ पर अपनी रेफरेंस लाइन को। तो इस रेफरेंस लाइन के साथ यहाँ पर ये पार्टिकल जो एंगल बना रहा होता है, जो इसकी एंगुलर पोजीशन होती है, जो ये एंगल बना रहा होता है, इस एंगल को हम कहते हैं फेज एंगल। अब फेज एंगल हमें दो चीज़ें बता रहा है। एक तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल है P, इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, और दूसरा हम इस एंगल की मदद से डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो इस एंगल की मदद से आप एक तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ आप डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि क्या ये एंगल जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान होता है, वो फोर्स जिसकी वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रहा है, ड्राइविंग फोर्स, तो ये उन दोनों के दरमियान एंगल नहीं है। ठीक हो गया। तो बच्चों इसमें हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो बाकी जो क्वेश्चन रिमेनिंग है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।